तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने परिवार प्रैक्टिस सेट वाला में आपका स्वागत है। आज हम आपके बीच हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 लेकर आए, जो आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। देखिए, आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ए सार, बी रूप, सी आय, डी विवाद। अभी हम इनको किसी वाक्य में कोई भी अपने मन से आप बना लीजिएगा। उससे अगर हमें स्त्री या पुरुष जिस भी बोध होगा, जो भी हमें वाक्य में, वही पहचान इसकी हो जाएगी। जैसे इस पुस्तक का सार बहुत ही अच्छा है, तो ये पुल्लिंग का भाव हमें दे रहा है, हमसे स्त्रीलिंग पूछा है। रूप, इसका रूप कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। रूप कितनी सुंदर है नहीं हो रहा है, यानी पुल्लिंग का ही भाव आ रहा है। आपकी आय कितनी है, आपकी आय कितनी बढ़ गई है, कितनी वृद्धि हो गई है, तो ये है जिसमें स्त्रीलिंग का भाव हमको मिल रहा है। आपका विवाद हो गया, विवाद अच्छा नहीं होता है, तो ये सब पुल्लिंग हो जाएंगे। अभी प्रश्न नंबर 2, जिसकी तुलना न की जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जिसकी तुलना न की जा सके, तो देखिए आपको बिल्कुल देखने से लग रहा है अतुलनीय, अन्यमनस्क, बहुव्रीहि समास, अव्यय समास। जिसकी तुलना न की जा सके उसे बोलते अतुलनीय। ठीक है। अब ये क्या है फिर, अन्यमनस्क। अन्यमनस्क आपका हो जाएगा जिसका मन कहीं नहीं लगता हो। जिसका मन कहीं न लगता हो। बहुव्रीहि समास, जो कोई अन्य अर्थ प्रकट करता है। पीताम्बर, पीले वस्त्र वाला, पीले वस्त्र धारण किए है जिसने, पीले वस्त्र धारण करने वाला, तो यानी कौन हो जाएगा, श्री कृष्ण जी की बात हो रही है। तो इस प्रकार से बहुव्रीहि समास में वे शब्द आते हैं जो अन्य अर्थ प्रकट करते हैं। अव्यय भाव समास में जैसा कि अव्यय, अव्यय लिख रहा है आपको, अव्यय शब्दों से इसका शुरुआत होती है। जैसे जीवन है, जीवन में अगर आ लगा दे यानी संपूर्ण जीवन, आजीवन, तो ये जो आ है यही आपके ऐसी पहचान होती है अव्यय भाव समास की। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है। इस तरह जो समास हमारे होते हैं उनके, अगर हमें पता है, अच्छे से समझ में आता है, तो परिभाषा भी पूछ ली जाती है। तो अब आप अच्छे से जानते होंगे कि ऐसा तो कर्मधारय समास होता है। ये कैसे होता है, जैसे जैसे नीलकंठ, क्या बोल दूं मैं, नीलकंठ, यानी नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, तो ये नीला जो है कंठ की विशेषता बता रहा है ना, तो ये विशेष्य हो गया, ये विशेषण हो गया। तो विशेष्य और विशेषण द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है, तो क्या हो गया, कर्मधारय समास हो गया। अब आप बोलेंगे जी नीलकंठ तो शिव जी के लिए भी बोल देंगे, ठीक है, सही बात है, लेकिन शिव जी के लिए बोलेंगे तब इसमें से ऑप्शन में एक होगा, या तो बहुव्रीहि समास होगा या कर्मधारय। अगर नीलकंठ देगा तो कर्मधारय देगा ऑप्शन में, तो कर्मधारय हो जाएगा, नहीं तो फिर बहुव्रीहि समास देगा, दोनों नहीं देगा ऑप्शन में। ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑप्शन बी। तत्पुरुष आप जानते ही है, इनमें विभक्ति चिन्ह होते हैं। जैसे जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आल्य, तो जो के विभक्ति इसमें आएगी वही है तत्पुरुष समास की पहचान। बहुव्रीहि मैंने अभी आपको बताया, अन्य अर्थ प्रकट करे, जैसे दिगंबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले यानी जैन। अव्ययी भाव समास, जिनमें अव्यय शब्दों से इसकी शुरुआत होती है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। प्रश्न नंबर 4, मंदिर मंदिरा का अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा। अब आप जानते हैं मंदिर, मंदिर तो देवालय की बात हो रही है भाई, जो भगवान का स्थान होता है उसे मंदिर बोलते हैं, तो घर तो नहीं होगा, गुफा भी नहीं होगा। पूजा घर, वो इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, क्या समझेंगे कि मंदिर पूजा घर और मंदिरा पूजा घर में पूजा, ऐसा नहीं होता है। शब्दों का अर्थ समझिए, मंदिर देवालय और मंदिरा अश्वशाला, तो आप कुछ भी लिंक करके अपना इसको रिलेट करके याद कर लीजिए, मंदिर मंदिरा। प्रश्न नंबर 5, चरण कमल बंद हरि राई में कौन सा अलंकार है। अब आप जब इसका अर्थ निकालेंगे, तो चरण कमल बंदो हरि राई,
हरि के जो चरण है उनको कमल ही बता दिया गया है। यानी यानी उस पे थोप देना, ये नहीं कि इसके जैसा उसके जैसा नहीं, बिल्कुल वही बता देना, तो वो तो रूपक अलंकार होता है जी। जैसे जैसे मैं कितनी बार बताया है, आपका मुख चंद्र है, मुख चंद्रमा जैसा नहीं है, आपका मुख ही चंद्र है, तो वो क्या रूपक अलंकार हो जाएगा। मुख चंद्रमा सा है, मुख चंद्रमा जैसा है, तो वो क्या हो जाएगा, उपमा हो जाएगा। अब जैसे इसी का उदाहरण आप ले लीजिए, हरिपद कोमल कमल, कोमल कमल। अब इसमें इसमें जैसा बताया गया, जैसे भगवान के जो चरण है, हरिपद, हरि मीन्स भगवान, पद मीन्स चरण, भगवान के चरण कमल के जैसे कोमल है। तो अब ये जो समानता इसमें बता रहा है, कोमल है किसके, कमल के जैसे, तो ये उपमा अलंकार में हो जाएगा। और जो बता रहा है कि चरण कमल ही है, कमल जैसे कोमल नहीं, कमल ही है, तो ये रूपक अलंकार हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अतिशयोक्ति अलंकार, हनुमान की पूंछ में लगने पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो पूंछ में आग लग नहीं पाई थी कि लंका सारी जल गई, और निशाचर यानी भूत प्रेत ये राक्षस सब भाग गए। तो ये अतिशयोक्ति, अति मीन्स बहुत ज्यादा, शयोक्ति मीन्स बढ़ा चढ़ाकर कोई बात कह देना, तो उससे बोलते अतिशयोक्ति अलंकार। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अतिशयोक्ति अलंकार बात को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कह देना। अब श्लेष की अगर बात करें, तो श्लेष में भी एक अर्थ होता है, एक शब्द होता है, और अर्थ उसके अनेक होते हैं। तो जैसे इसका एग्जाम्पल अब हम लेंगे, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ने उबरे, क्या हो जाएगा, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो श्लेष अलंकार है वो इस पंक्ति में है, इस वाली में। ये जो पानी है, एक पानी लिखा हुआ है, अर्थ इसके तीन दिए हुए। पानी अगर यानी चला जाए तो मोती मानुष सोन, यानी इज्जत, क्या, इज्जत, चमक और उसकी शोभा, इस तरह पानी के तीन अर्थ दिए हुए हैं। तो ये तीनों नहीं उबरते हैं अगर पानी, पानी मोती मानुष, मोती यानी मोती की चमक, जैसे कहते हैं ना चैन का पानी उतर गया, वो पानी दरअसल वो चमक की बात होती है। तो एक तो अर्थ ये हो गया, दूसरा हो गया मानुष, मानुष मतलब इज्जत, इज्जत की बात हो रही है। और चून मिस आटा में जो पानी अगर नहीं देंगे तो वो भी नहीं उभरेगा, और ये क्या हो जाएगा, चमक। तो तीन अर्थ प्रकट हो गए ना एक ही पानी के, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 5। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। प्रेरणा, इस शब्द से आपको समझ आ रहा होगा कि दूसरे को कार्य करने के लिए जो प्रेरित करते हैं, वहां पर प्रेरणार्थक क्रियाएं होती है। अब प्रेरणार्थक क्रिया होती है तीन तरह से, एक होती है मूल क्रिया, एक होती है प्रथम प्रेरणार्थक, और एक होती है द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है, मूल क्रिया हो जाएगी जैसे जागना, जागना एक मूल क्रिया है, तो इससे जो प्रथम प्रेरणार्थक बनेगी वो हो जाएगी जगाना, और द्वितीय हो जाएगी जगवाना। तो इसमें पूछा है प्रेरणा, पढ़ना ये तो स्वयं के लिए बात हो रही, बदलना भी, चलना भी, जगाना ये दूसरे के लिए बात हो रही है, जगाना। तो क्या प्रेरणार्थक हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 7, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है। अभी आपको मैंने बताया था ऊपर समास, क्या बताया भाई, प्रत्यंग का संधि विच्छेद आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रति प्लस अंग, यानी सारे अंग, प्रत्येक अंग, इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक अंग। तो प्रति क्या है, प्रति जो अव्यय शब्द है,
क्या है, अव्यय शब्द है। तो फिर तो डी अव्यय भाव समास हो जाएगा। बिल्कुल सही है। द्वंद के मैंने यहाँ पे बताए, जैसे रात दिन, रात दिन मेहनत करता रहता है। तो ये जो इस प्रकार के विलोम शब्द या विपरीत ऐसे अर्थ देते हैं, तो बीच में जिनमें चिन्ह आता है वो सब द्वंद्व समास में होते हैं। दिगु जैसे चौराहा, यानी चार रास्तों का। तो ये संख्यावाचक, शुरुआत क्या होती है, संख्यावाचक। और तत्पुरुष जिसमें विभक्ति होती है, विभक्ति होती है जी। कैसे, अगर उसका उदाहरण देखेंगे तो इसका उदाहरण आपका हो जाएगा तत्पुरुष का, जैसे विद्यालय, देवालय, भगवान का स्थान, यानी विभक्ति चिन्ह इसमें आते हैं। अब समास कितने आपके, छह। एक, दो, तीन, चार। पांचवा समास कौन सा हो जाएगा जी, पांचवा आपका हो जाएगा बहुव्रीहि। और छठा आपका हो जाएगा कर्मधारय। इसका भी रिवीजन हम साथ में करते हुए चलते हैं। बहुव्रीहि क्या होता है, बहुव्रीहि होता है जो किसी अन्य की बात हो रही होती है। जैसे जैसे गिरिधर, गिरि मीन्स पहाड़, धर मीन्स धारण करने वाला, पहाड़ को धारण करने वाला गिरिधर कौन हो गया, गिरिधर हो गया जी श्री कृष्ण जी। कर्मधारय, कर्मधारय में तो विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। तो फिर ये कैसे हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था नीलकंठ, कंठ है नीला जिसका, कंठ को कैसा, नीला है। तो ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है। अंश, हिस्सा, भाग, अंश, उस अंश की बात हो रही है ये। तो इसमें प्रत्यय तो इक आ रहा है, तो ऑप्शन बी हो गया आपका। अंश में हिस्सा। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा ये भी पूछ लेता है। थोड़ा, थोड़ा हिस्सा, कुछ हिस्सा, कुछ हिस्सा या कुछ भाग, ये आंशिक का हो जाएगा। जैसे आंशिक रूप से इधर ये आइए, यानी थोड़ा इधर आइए, इस प्रकार से। प्रश्न नंबर 9, कल कानन कुंडल मोर पखा उर पे बनमाल विराजती है, कौन सा अलंकार है। देखिए क्या क्या की आवृत्ति हो रही है, तो ये एक अलग ही देखने में इनकी पहचान मिल जाती है। तो क्या हो जाता है जी, अनुप्रास अलंकार होता है। श्लेष अभी बताया है, पानी गए ने उबरे मोती मानुष चून, पानी गए ने उबरे मोती मानुष चून। अगर पानी चला जाए, ये पानी के हमें कितने अर्थ मिल रहे हैं, पानी के मिल रहे हैं हमें तीन अर्थ। कैसे जी, अगर पानी चला जाए तो तीन चीजें नहीं उभरती है, कौन कौन सी, मोती, जैसे अरे चैन का पानी उतर गया ऐसे बोलते हैं ना, तो ये वही चमक की बात हो रही होती है। तो मोती तो नहीं चमकेगा अगर उसकी चमक चली जाएगी। एक तो हो जाएगा चमक, दूसरा हो जाएगा इज्जत, और तीसरा हो जाएगा स्वयं पानी। अब मनुष्य भी नहीं उभरेगा अगर उसकी इज्जत चली जाएगी किसी गलत कार्य के कारण, तो वहां पर भी पानी का ही प्रयोग किया गया है। और चून, ये तो आटा की बात हो रही है, तो आटा क्या उभरेगा अगर उसमें पानी नहीं डलेगा, क्या आप रोटी के लायक उसे बना पाएंगे, नहीं जी। तो इसलिए पानी के तीन अर्थ हमको मिल रहे, तो इस पंक्ति में क्या हुआ, श्लेष अलंकार। रूपक, ये रूपक मैंने बताया है, सेम वही चीज बताने, चरण कमल बंदोहरी राई, यानी चरणों को कमल ही बता दिया गया है, मुख चंद्रमा है, ऐसे करके। और यमक, यमक आपका हो जाएगा कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखाए, यानी एक शब्द दो या अनेक बार, उसके अर्थ भी अलग अलग। जैसे कनक कनकते यानी कनक सोना, और कनक धतूरा। प्रश्न नंबर 10, कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम यानी संस्कृत से ज्यों का त्यों लिया गया है। तो आप देखेंगे आम, आग, आसरा, आलस्य, इनको बोलने से ही पता चल जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका तत्सम। ठीक है जी, तत्सम हो गया। अब फिर इनके ये तद्भव दिए हुए, इसका मतलब हमको तीन, बिल्कुल सही बात है। तो इनके तत्सम क्या हो जाएंगे, इनके तत्सम हो जाएंगे आम्र, आम्र चूर्ण। तो आम का चूर्ण, अब आम्र तो नहीं बोलते हैं, हमने बोलचाल में आसान बनाने के लिए आम बोलना शुरू कर दिया है। आग, आग तो जी अग्नि हो जाएगा, अग्नि। आश्रा, आश्रा होता है आश्रय, आश्रय। तो अभी सब इन शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है, तद्भव। ठीक है। अब 11,
छोटी ई, बड़ी ई, ओ, बड़ा ओ किस प्रकार के स्वर है। अब इसका एक ही चीज आप याद कर लीजिए, ये क्या है, समवर्त स्वर। तो एक ट्रिक है, बाद में जब इस चैप्टर को पढ़ाएंगे तो आपको सब याद करा दिया जाएगा। अभी आप इतना याद कर लीजिए कि संवृत, संवृत मतलब किसी विवाह की बात हो रही है तो विवाह में संवृत, अरे सबको आना है, सबको आना है। अब जब ये बात बोलेगा कि सबको आना है तो आप समझ लेना से संवृत, ठीक है, से संवृत, विवाह में सबको आना है। तो आप बोलेंगे कैसे, सब कैसे आएंगे जी, सब ऐसे आएंगे जी, ई भी, ई, ई भी और ऊ भी, यानी ई, ये भी ई, ई उसकी तरफ इशारा कर रहे हो आप कि तुम भी ई भी और ऊ भी। बस एक लाइन ये याद कर लीजिए, किसी भी प्रकार से आपको हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाएगा कि समव्रत में कौन आते हैं। समव्रत में जी ये आते हैं। अब क्या, बड़ी ई और ये ऊ। तो ई भी और ऊ भी कहाँ, सबको आना है, सब कौन, ई भी ऊ भी। तो क्या हो गया, समव्रत हो गया। वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। अब आपको बताया था, जैसे जैसे विद्वान व्यक्ति, यानी व्यक्ति के लिए क्या प्रयोग करते हैं, विद्वान। तो स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, विद्वान का स्त्रीलिंग हो जाएगा जी विदुषी, विदुषी हो जाएगा। तो विदुषी तो देखिए महिला विद्वान थी, गलत है, विद्वान महिला गलत है। विदुषी तो आएगा, लेकिन क्या शब्द क्रम से रखे हुए हैं, विदुषी महिला थी या नहीं, ए हो जाएगा, वह एक विदुषी महिला थी, यानी बुद्धिमान महिला थी। तो महिला के लिए विदुषी प्रयोग होता है। अब देखिए उच्चारण से कितना अर्थ का अनर्थ हो जाता है। प्रश्न नंबर 13 से समझेंगे। अब कोई मान लीजिए आपके घर में अमित नाम का सदस्य है, तो आप कैसे बोलेंगे, अमित, अमित कहाँ जा रहा है, अमित। अगर आप उसे लंबा खींच देंगे ई की आवाज को, अमित, अरे अमित, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो शत्रु हो जाएगा जी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमित। अमित यानी जिसको मापा ना जा सके, अमित का अर्थ क्या हो जाएगा, अमित, जिसको मापा ना जा सके, है यानी बहुत, जिसको मापा ने जा सके, अपरिमित जो। तो अमित हो गया यानी बहुत, लेकिन अमित कर दिया अगर तो क्या अजी, ये तो फिर शत्रु हो जाएगा, शत्रु। तो इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद बताइए। आपको क्लियर आदेश है कि प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, इसमें ना कोई संभावना है ना अपूर्णता है। तो ये भविष्य काल का तो है ही, तो भविष्य काल में तो ये दो है, क्या संभाव नहीं, ये संभावना नहीं है, ये तो सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। बात जाने की हो रही है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अरे ये विषम्य बोधक चिन्ह आ रहा है, तो इसमें क्या कुछ संभावना है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, विषम्य बोधक। ये रहे संबोधन शब्द प्रयोग उसी में होते हैं। आकाश का पर्यायवाची बताइए। अब आकाश का पर्यायवाची, हाँ जी, तो आकाश होता है व्योम, क्या, व्योम। अगर अन्य कुछ पर्यायवाची लेंगे, नभ, नभ में है तारे जितने, अनंत, अनंत, बच्चों के भी नाम रखते हैं आजकल सब घर में, इसीलिए है सब एक ही। व्योम रख लो, नभ रख लो, आकाश, सूर्य, आकाश चलता था पहले प्राचीन, अब नए चला दिए अनंत और व्योम। बाकी अर्थ सबका एक ही है, शून्य, अंतरिक्ष, फलक, फलक तक चल साथ मेरे, ये आकाश की बात कर रहा होता है, आकाश। व्योम, व्योम तो इसमें है ही, मैंने लिखा दिया आपको। अब आप इसमें अंबर भी लिख सकते हैं, अंबर, खगोल और गगन, गगन भी नाम बहुत प्रचलित है। प्रश्न नंबर 17, हेड मास्टर शब्द में उपसर्ग बताइए। देखिए मास्टर एक शब्द है अपने आप में, मास्टर, ठीक है, इसमें हेड लगा दिया तो क्या ऑप्शन डी हो गया आपका। अब ये कैसा उपसर्ग है, ये तो अंग्रेजी का उपसर्ग है जी, इसका अंग्रेजी का उपसर्ग है, ठीक है। गो शब्द का बहुवचन बताइए। गाय माता के शब्द है गो, यानी ये तो एक वचन हो गया। अच्छा सॉरी, इसमें पूछ रहा है गो शब्द का एक वचन बताइए, तो ये हो जाएगा एक वचन, क्या हो जाएगा, एक वचन, गो,
गो शब्द का वचन क्या हो जाएगा? एक वचन। तो इसका फिर बहुवचन क्या हो जाएगा? अगर इसका मैं बहुवचन बताऊंगा तो बहुवचन हो जाएगा इसका गो। क्या हो जाएगा? गो, गौ माता। ठीक है। अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदा एक वचन में आते हैं और सदा बहुवचन में आते हैं। तो ऐसे शब्द कौन से हो जाएंगे जी? अब हम इनको देखेंगे। तो जैसे जैसे आपका हो जाएगा बारिश, पानी, दूध। देखिए दूध से बने दूध घी दही, ये तो आप एकदम दही दूध घी एकदम याद कर लीजिए। बिल्कुल तीनों जो बने हुए दूध की चीजें हैं एक वचन हो जाएंगे, हमेशा एक वचन में आएंगी। आकाश, कोई भी आकाश है तो बोल लेना कि अकेला आकाश ही है, इसका जैसा कोई नहीं है। और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है आपका जनता। ये बहुत ज्यादा इसकी पहचान आपको होनी चाहिए। जनता एक वचन में आता है हमेशा से ही, ठीक है। और दूसरा आपका हो जाएगा प्रेम और सत्य। ये शब्द हमेशा हमेशा एक वचन में आएंगे, चाहे किसी भी वाक्य में प्रयोग हो जाए। और जो सदा बहुवचन में आते हैं, कुछ शब्द ऐसे भी देख लेते हैं हम। ये हो जाएगा आपका आंसू, दर्शन, प्राण निकल गए, प्राण चले गए। कभी ये नहीं बोलता प्राण निकल गया। इनका प्रयोग बहुवचन में होता है। ये अक्षत है, अक्षत। ठीक है, चलो दोबारा ही लिख देते हैं जी, अक्षत। बाल झड़ गए, बाल टूट गए, लोग। और एक सबसे ज्यादा जो परीक्षा में आता है हस्ताक्षर। अब आप ये बोलोगे हस्ताक्षर कर लिए, आपके हस्ताक्षर हो गए, यही तो बोलते हैं जी। जी बिल्कुल यही बोलते हैं। नेत्र, या आप बोल सकते हैं समाचार, या दाम। अब इनको आप जो है याद कर लीजिए, बिल्कुल 101% आपका परीक्षा में आएगा ही आएगा। फिर से नंबर 19, मौन का विलोम बताइए। मौन होता है जी चुप रहना। मौन हो जाइए, मौन व्रत, एकदम चुप, बोलना नहीं। तो फिर बोलना क्या हो जाएगा? मौखिक व्यंग विकार मुखर, इसका हो जाएगा मुखर। मुखर हो जाएगा जी, हाँ जी, मुखर होता है बोलने वाला। और हमसे विलोम पूछा है तो क्या हो जाएगा? बोलने वाला। मौन होता है चुप रहने वाला। ठीक है, उम्मीद है आपके समझ आ गया होगा। इनके विलोम की बात करेंगे तो इनके विलोम हो जाएंगे, जैसे मौखिक है तो मौखिक का विलोम क्या हो जाएगा? यानी लिखित। जैसे मौखिक जवाब दीजिए, लिखित जवाब दीजिए। मयंक, मयंक तो चंद्रमा के लिए बोलते हैं जी, किसके? चंद्रमा के। जब चंद्रमा मयंक है तो फिर इसका क्या? इसका सूर्य हो जाएगा विलोम। और विकार, विकार मतलब कमी, यानी कोई विकार आ गया, टूट गया हिस्सा कुछ ऐसे करके, तो विकार का हो जाएगा अविकार। फिर से नंबर 20, कौन सा वाक्य शुद्ध है? पढ़िए पहले ध्यान से, फिर आप इसमें देख पाएंगे कि कहां पर किस वाक्य में अशुद्धि है। जैसे परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया। परशुराम के क्रोधाग्नि ने, आप बोलेंगे जी परशुराम की क्रोधाग्नि ने, परशुराम की क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया। ठीक है। वृक्षों पर कोयल कूक रही है। वृक्षों पर कोयल कूक रही है, ये हो जाएगा वृक्ष पर, वृक्ष पर कोयल। खेतों में लंबे लंबे घास, नहीं भाई, बिल्कुल त्रुटि है, लंबी लंबी घास होगा। ठीक है। तो यानी सही कौन सा हो जाएगा? गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। अचल शब्द का सम भिन्नार्थक क्या होगा? सम भिन्न अर्थक। अचल, अचल होता है जैसे आपने देखा होगा चल संपत्ति, अचल संपत्ति। तो अचल संपत्ति जो स्थिर रहती है, यानी मूवेबल, यानी इधर उधर नहीं मूव किया जा सकता। तो ऐसा क्या होगा? ऐसा दे पर्वत होगा। या फिर स्थिर बोल देंगे, जो स्थिर है अपनी जगह। अस्थिर मतलब जो मूव हो सकती है इधर उधर। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। जन्म से, ये तो जन्म से बात हो रही है, किसी स्थान की हो रही है। धुरी, पोल, जिस पर कोई चीज टिकी होती है, जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर टिकी हुई है।
प्रश्न नंबर 22, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। अब जिस वाक्य में जैसे दूसरा आश्रित होता है, यदि बारिश होती, अब किसी ने बोला यदि बारिश होती, तो आप एकदम सुनेंगे कि क्या कुछ आगे कहने वाला है। यदि बारिश होती तो बोलो, अरे बोलो क्या होता यदि बारिश होती। आप कहते तो सूखा ना पड़ता, यानी दूसरा वाक्य निर्भर होता है उस पर। तो जब ऐसे वाक्य होते तो वो होते हेतु हेतु मद। लेकिन क्या है ये, भविष्य है, भूतकाल है, ये हमको चेक करना होगा। तो ये तो जान गए आप, हेतु हेतु मद किस में आता है, जहां पर कंडीशन होती है, वाक्य पूरा नहीं होता है दूसरे के बिना। ये वाक्य तब तक पूरा नहीं होगा जब तक इसको नहीं बोलेंगे। यदि बारिश होती तो क्या होता भाई, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। अब ठीक है, अब कैसा है ये, न पड़ता, यानी सूखा तो पड़ चुका था भाई, सूखा पड़ चुका था, तो ये भूतकाल की बात हो रही है। ये ऑप्शन सी हो गया आपका। जैसे जैसे दूसरा एक उदाहरण लो, यदि मेहनत की होती। अब आप सोचेंगे क्या हो गया, यदि मेहनत की होती तो क्या अब ये वाक्य पूरा हो रहा है, नहीं जी। तो ऐसे होते हेतु हेतु मत वाले, यदि मेहनत की होती तो फेल न होते, तो फेल न होते पेपर में, एग्जाम में। यदि मेहनत की होती तो कैसे हो गए, सब हेतु हेतु मद वाले वाक्य हो गए। उम्मीद है पहचान कर पाएंगे। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। पहले आप ऑप्शन पढ़िए, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, लकड़ी का बर्तन आग से जल सकता है, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। अब आप एक बात बताइए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका मतलब हो जाएगा छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। कौन सा शब्द, गौ का अर्थ नहीं है, गौ तो गाय माता की बात हो रही है, और गज, गज तो जी हाथी के लिए प्रयोग होता है। तो ये दोनों ही हो जाएंगे, बाकी गाय के क्या हो जाएंगे, नदी, इंद्रिय, गाय, ये सभी इनके अर्थ हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 25, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, किस वाच्य में है। अब आपसे पूछा है, मैं बताता हूँ वाच्य कितने होते हैं। वाच्य होते हैं, कितने वाच्य होते हैं, 3। नंबर 1 कृतवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य, नंबर 3 जी भाववाच्य। अब आप एक बात बताइए, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, ये जो पढ़नी है ये किससे तय हो रहा है, ये जो क्रिया जो है ये किससे, क्या श्याम से आई है ये, या पुस्तक से आई है। आप बताओ मुझे, वाक्य पढ़ के बताइए आप मुझे, श्याम को पुस्तक पढ़नी है। अगर आपको ये तय करने में दिक्कत आ रही है कि ये क्रिया जो प्रयोग हो रही है कर्ता से हो रही है या कर्म से हो रही है, तो आप एक चेंज करके देख लीजिए। आप श्याम की जगह रानी रख के देख लीजिए, रानी को पुस्तक पढ़नी है, क्या ये चेंज हुआ। अरे सर ये तो चेंज नहीं हुआ, ये तो अभी भी वही आ रहा है, पढ़नी है। तो भाई यही तो हो गया, फिर तो पता चल गया कि कर्म से आ रही है। जैसे श्याम को पुस्तक पढ़नी है, श्याम को पुस्तक, रानी को पुस्तक पढ़नी है, तो जब आपने कर्म कर्ता चेंज किया तो आपकी क्रिया चेंज नहीं हुई। तो यानी ये किससे, कर्म से आ रही है, तो क्या हो गया, कर्म वाच्य हो गया। क्रिया जिसके अनुसार आए वही वाच्य होता है। तो कर्म के कर्म क्या, पुस्तक, तो पुस्तक के अनुसार आ रही है भाई, समझ गए होंगे। अब अगर ये होता श्याम पुस्तक पढ़ता है, देखिए अगर कृतर होता तो क्या होता, श्याम पुस्तक पढ़ता है। अब अब यहाँ आप जब चेंज करेंगे, रानी पुस्तक पढ़ती है, तो क्रिया चेंज हो जाती ना, तो इसलिए यहाँ हो जाता कृतवाच्य। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया, श्याम से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती, ये आपका भाववाच्य हो जाएगा। असमर्थता प्रकट होगी। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यूपी एग्जाम में आपके ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनका रिवीजन कीजिए, और अपना जो स्कोर है आपका आज का, उसे आप कमेंट में जरूर लिखिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। थैंक्स, एंड आगे आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाएंगे, और 100% एग्जाम में इन्हीं प्रैक्टिस सेटों में से आएगा, आप लिख लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं।